वेरी वार्म वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स। डिमांड फोरकास्ट कराना ज़रूरी है, पहले से अगर पता हो तो हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, कॉस्ट बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या बताया जा रहा है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैव प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल इन फोरकास्टिंग डिमांड। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे डिटेल में। 40 मार्क्स का कवरेज है, ठीक है। सो इस जगह पे बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स को लेकर एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि ये एक तो एमसीक्यू पैटर्न है। जब स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। सो एक रीडिंग लगाना अपने को। सो स्टैटिस्टिक्स इज वेरी यूजफुल इन फोरकास्टिंग डिमांड. Forecast using statistical methods are considered as superior methods. ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये जो सुपीरियर मेथड लिखा गया, कल को एमसीक्यू में पूछ ले आपसे कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड सुपीरियर है या नहीं है। उनका पूछने का अंदाज अलग अलग रहेगा। हम उनके अंदाज पर डिस्कस नहीं करेंगे अभी, बट हमको ये पता होना चाहिए कि चलो स्टैटिस्टिकल मेथड सुपीरियर मेथड है। और क्यों है ये? बिकॉज दे आर मोर साइंटिफिक, रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब इमोशंस को इमोशंस, ठीक है। हर व्यक्ति का अलग अलग इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो स्टैटिस्टिक्स में इमोशंस का बात नहीं है, फैक्ट्स का बात है, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी को अपने दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि बड़ा ऑब्जेक्टिवली हम लोग चीजों को देखते हैं। फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी मतलब ऑब्जेक्टिवली की चीजों को देखते हैं। द इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर, क्या क्या है? ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रेंड है, उस ट्रेंड को प्रोजेक्ट करेंगे। ट्रेंड अपने आमतौर पे डिस्कस करते हैं, अरे यार इन दिनों ना ब्लैक बड़ा ट्रेंड में है, इन दिनों ना शर्ट बाहर निकालने का ट्रेंड वापस से आ गया। तो एक बात, लोकली इस वर्ड को हम लोग कैसे यूज करते हैं? ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, इज कंसिडर्ड एज अ नेव अप्रोच। नेव मतलब दोस्त सिंपल अप्रोच, ठीक है। जब भी देखो, लॉजिकली समझो, जब भी अपने बात करते हैं क्लासिकल, अपने म्यूजिक में भी बोलते हैं ये क्लासिकल सिंगर है, मतलब पुराना जमाने का। सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो क्लासिकल का मतलब ये आ जा रहा है पुराना। आमतौर पे पुराने चीजों को सिंपल माना जाता है आज के मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटी के कंपैरिजन में। सो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड को अपने क्लासिकल मेथड बोल रहे हैं, याद रखिएगा प्लीज। सिंपल अप्रोच बोल रहे हैं। सिंपल अप्रोच क्या चीज के लिए? डिमांड फोरकास्ट करने के लिए। अ फर्म विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ रीजनेबली लॉन्ग टाइम वुड हैव accumulated considerable data on sales। अब अगर कोई भी फर्म 20 साल से है, लॉन्ग टाइम, या 10 साल से है, लॉन्ग टाइम, तो ऑफ कोर्स उसके पास उसके सेल्स कस्टमर्स के बहुत सारे नए पुराने लिस्ट होंगे, डेटा होंगे, ठीक है। परटेनिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ये भी होगा, ये 2001 का डेटा, 2012 का डेटा, 2015 का डेटा, अलग अलग टाइम पीरियड के डेटा है। ये क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं? जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं दोस्त, तो क्या है, जब अपने इसको देखते हैं तो अपने ये पुराना डेटा को लेकर लिखे हैं, ठीक है। समझ लो ये सेल्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो कुल मिला के अपने ये बोल सकते हैं कि 2010 में 4 लाख यहाँ लैक्स है, ठीक है। और उसके बाद ये गिरते चला गया, ग्राफ देखोगे गिरते चला जा रहा है। पर 2014 में अचानक से एक जबरदस्त जंप आया, पर वापस 15-16 के बाद वापस से वही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ये सब हम लोग ट्रेंड, देखो मैंने बात ही बात पे कह दिया, वही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है।
तो एक ट्रेंड नजर आ रहा है विथ एन एक्सेप्शन ऑफ 2014, एक मोरलेस एक ट्रेंड नजर आ रहा है, फॉलिंग ट्रेंड विथ एन एक्सेप्शन ऑफ 2014। ओवरऑल सेल्स जो है वो गिरते चला जा रहा। तो अगर अपने को पता चल रहा है कि भाई अपना सेल्स अब सीधा 1.5 लाख के करीब में आ गया है 2018 में, तो प्रोडक्शन भी उसी प्रकार से करेंगे। या आपने ये भी सोच सकते हैं कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद 5वां साल एक जंप मारता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो क्या ये 5वां साल भी जंप मारेगा? दिस कैन ऑल्सो बी अ ट्रेंड। सच डेटा व्हेन अरेंज क्रोनोलॉजिकली यील्ड अ टाइम सीरीज। ये हम लोग और डिस्कशन में करेंगे क्योंकि टाइम सीरीज हमारे सिलेबस में। क्रोनोलॉजिकली मतलब इन द ऑर्डर, जैसे 2010 11 12 ऐसे कर रहे हैं हम लोग। द टाइम सीरीज relating to sales represent the past pattern of effective demand for a particular product. Such data can be used to project the trend of the time series. The trend projection method assumes that factors responsible for the past trend in demand will continue to operate in the same manner and to the same extent as they did in the past. जो ट्रेंड पहले था वही कंटिन्यू होगा इन शॉर्ट, इन डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ द फ्यूचर। मैग्नीट्यूड मतलब कितना, ठीक है, जैसे यहाँ 4 है फिर वो 3 है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन मतलब समझ में आ गया ना कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। द पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेंड प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन टाइम सीरीज डेटा आर ग्राफिकल मेथड and fitting trend equation और least square method. So trend projection का मेरे दोस्त ये 2 मेथड है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में दिमाग में रखना होगा कि ग्राफिकल मेथड है, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन और लीस्ट स्क्वायर मेथड है। ग्राफिकल मेथड, दिस मेथड ऑल्सो नोन एज फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड। ग्राफिकल मेथड को फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड, देखो दीज आर ऑल एमसीक्यू फेवरेट्स, हाँ प्लीज याद रखिएगा, इज द सिंपलेस्ट एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव। दिस इन्वॉल्व्स प्लॉटिंग ऑफ द टाइम सीरीज ऑन अ ग्राफ पेपर एंड फिटिंग अ फ्री हैंड कर्व टू इट, पासिंग थ्रू एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल। बस एक सिंपल ग्राफ बनाना यार। द डायरेक्शन ऑफ द कर्व शोज द ट्रेंड. This curve is extended into the future for deriving the forecast. The direction of this freehand curve, freehand मतलब अपने ही हाथ से, हाँ, shows the trend. The main drawback of this method is that it may show the trend, but the projections made through this method are not very reliable. ट्रेंड तो बन जाएगा, बट क्या हम वाकई इस पर रिलाई कर सकते हैं? अब एक बात बताओ, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन पर रिलाई नहीं कर सकता हूं तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? तो ये सब डिबेटेबल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट मेथड में आ जाते हैं, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड। फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन को लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल प्रोसीडियर for fitting a line to a set of observed data points in such a manner that a sum of the square difference between the calculated and the observed value is minimized. This technique is used to find a trend line which best fit the available data. एक फॉर्मूला लगा के एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, कुल मिला के एक लाइन बनाना पड़ता है और उस लाइन के हिसाब से हम लोग अपना अपना वेरिएबल डाल के देखेंगे कि कहाँ सिचुएशन क्या है। दीज आर ऑल स्टैटिस्टिक्स में आपको समझ में आएगा। दिस ट्रेंड इज देन यूज्ड टू प्रोजेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फ्यूचर। दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज द सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। मोरओवर द ट्रेंड मेथड प्रोवाइड्स फेयरली रिलायबल एस्टिमेट्स फॉर फ्यूचर डिमांड। The least square method is based on the assumption that the past rate of change of the variable under study will continue in the future.
अगर पास्ट ट्रेंड मेरा फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं होने वाला तो फिर इसको हम बना के करेंगे क्या? क्योंकि अल्टीमेटली फोरकास्ट करने के लिए हमको पास्ट से थोड़ी ना मतलब है, हमको मतलब तो फ्यूचर से है। अगर पास्ट का डेटा है, देखो फ्यूचर किसी के हाथ में है, फ्यूचर का क्या वैल्यू होने वाला है ये तो अपने हाथ में है ही नहीं ना भाई। हाथ में क्या है? हाथ में पुराना डेटा है। तो उस पुराना डेटा को कंपाइल करके उस डेटा के अनुसार हम अनुमान लगाएंगे कि फ्यूचर में ये पास्ट डेटा शायद जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, तभी तो हम पास्ट का डेटा को यूज कर रहे हैं। द फोरकास्ट बेस्ड the forecast based on this method may be considered reliable only for the period during which the assumption holds. The major limitation of this method is that it cannot be used when trend is cyclical with sharp turning points of troughs and peaks. Also, this method cannot be used for short term forecast. तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये लीस्ट स्क्वायर मेथड कब यूज नहीं हो सकते? जब एक मेजर साइक्लिकल टर्न्स है, ये हमने बहुत अच्छे से किया बिजनेस साइकिल में। साइक्लिकल टर्न मतलब क्या है? देखो जब ऐसे ट्रेंड जा रहा और ये घूमने वाला है, तो इस घूमने वाले सिचुएशन पे ना, तो यहां से ट्रेंड बदल रहा है या ये नीचे आके अब ये ट्रेंड ऊपर जाने वाला है, तो ये सब पॉइंट्स पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है भाई गड़बड़ हो जाए। क्योंकि अब हम तो सोच रहे थे कि नीचे जा रहा तो ये और नीचे जाएगा, बट यहां तो घूम रहा है ट्रेंड। हमको लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा और ये और ऊपर जाएगा, बट यहां से ट्रेंड घूम रहा है, राइट? तो जिस समय ट्रेंड घूमने वाला हो उस समय भैया ये काम नहीं करेगा। तो इजी है मेरे ख्याल से, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड। अंडर दिस मेथड a relationship is established between the quantity demanded, which is called dependent variable, and the independent variable, that is called the explanatory variable, such as income, price of goods, price of related goods, etc. तो ये सब के ऊपर ही तो डिमांड डिपेंड करता है, ठीक है। Once the relationship is established, we derive regression equation assuming the relationship to be linear. The equation will be in the form of y is equal to a plus bx. तो एक इक्वेशन बनता है, इक्वेशन पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल डिमांड होता है। देयर कुड ऑल्सो बी अ कर्वीलिनियर रिलेशनशिप between the dependent and the independent variables. Once the regression equation is derived, the value of y, that is quantity demanded, can be estimated for even any given value of x. Controlled experiments. Under this method, future demand is estimated by conducting market studies and experiments on consumer behavior under actual, though controlled market conditions. This method is known as market experiment method. An effort is made to vary separately certain determinants of demand which can be manipulated, for example price, advertisement, etc., and conduct the experiments assuming that other factors would remain constant. तो किसको वेरी कर रहे हैं? दाम को और एडवर्टाइजमेंट को। Thus the effect of demand determinants like price, advertisement, packaging, etc. on sales can be assessed by either varying them over different markets or by varying them over different time periods. कहने का मतलब ये है डिमांड फोरकास्ट करना है तो एक प्रोडक्ट को हम अच्छा से एडवर्टाइजमेंट करके पूछते हैं कि भैया आप लेंगे, या किसी का प्राइस 2000 करते हैं फिर उसी को 2000 में पूछते हैं 2000 में लेंगे, फिर उसी प्रोडक्ट को अगले हफ्ता कोई दूसरा कंज्यूमर को पूछते हैं भैया 1500 में लेंगे। तो ऐसे अलग अलग कस्टमर के साथ अलग अलग पैकेजिंग पे, फिर जैसे क्या है ना कि हमको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो मैं अलग अलग पैकेजिंग कर रहा हूँ कि भाई कौन सा पैकेजिंग कस्टमर को अपील कर रहा है, किस प्राइस पे कस्टमर को अपील कर रहा है। तो ऐसे इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई कस्टमर क्या चीज मेरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्राइस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, अलग अलग मार्केट में स्टडी कर लो,
The responses of the demand to such changes over a period of time are recorded and are used for assessing the future demand of the for the product. प्राइस चेंज करके देख लो, एडवर्टाइजमेंट चेंज करके देख लो, अलग अलग टाइम पीरियड में देख लो, अलग अलग मार्केट में देख लो या सेम मार्केट में देख लो, अलग अलग टाइम पीरियड इन द सेम मार्केट और डिफरेंट मार्केट. For example, different prices would be associated with different sales, and on that basis, price quantity relationship is estimated in the form of regression equation and used for forecasting purposes. It should be noted, however, that the market divisions here must be homogeneous with regard to incomes and taste. अब मार्केट कंडीशन होमोजीनियस का मतलब ये बताया जा रहा है कि मार्केट मोरलेस एक जैसा ही कंडीशन है. होमो मीन्स वन, सिमिलर. This method of control experiment is used relatively less because this method of demand forecasting is expensive as well as time consuming. ये अलग अलग पैकेजिंग करो, अलग अलग मतलब बहुत कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत खर्चीला भी है. मोर ओवर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट आर रिस्की टू बिकॉज दे मे लीड टू अनफेवरेबल रिएक्शन फ्रॉम डीलर्स, कंज्यूमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स. एकदम सही बात है. डीलर बेच रहा 5,000 में, आप कस्टमर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 4,000 के प्राइस में. ठीक है. कंज्यूमर भी कंफ्यूज कि भैया लास्ट वीक तो आप इसको 4,500 में बेच रहे थे, इस बार आप 4,000 में बेच रहे हो, तो हो सकता है अगले महीने हम आएंगे तो 3,500 में बेचोगे. कॉम्पिटिटर भी देख रहा है कि अरे ये हो क्या रहा है. कॉम्पिटिटर मजा लेगा, अरे वो ब्रांड ABC ब्रांड अरे बेकार है भाई जी, देखिए ना, अब लास्ट वीक 5,000 दे रहा था, अब 4,000 कर दिया है, अब अगले हफ्ता आइएगा 3,000. मेरे ख्याल से तो 2 महीना बाद आएंगे तो आपको फ्री में मिलेगा. भैया आप तो डिमांड फोरकास्टिंग के चक्कर में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बट कॉम्पिटिटर आपका मजा ले रहा. इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिटरमाइन what conditions should be taken as constant and what factors should be regarded as variable so as to segregate the measure their influence on demand. Besides, it is practically difficult to satisfy the condition of homogeneity of the markets. Market experiments can also be replaced by controlled laboratory experiments or consumer clinics. तो ये कंज्यूमर क्लिनिक क्या होता है, कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये आपको अभी बता रहे हैं. अंडर विच कंज्यूमर्स आर गिवन स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी. एक कंज्यूमर को बोला ले भैया 50,000 तेरे को दिया, तो इस डिपार्टमेंटल स्टोर में जा और तेरे को तेरे हिसाब से जो जो खरीदना है खरीद ले. एंड आस्क्ड टू स्पेंड इन अ स्टोर ऑन गुड्स विद वेरिंग प्राइसेस, पैकेजेस, डिस्प्लेज एक्सेट्रा. द रिस्पॉन्स ऑफ द कंज्यूमर्स आर स्टडीड एंड यूज फॉर डिमांड फोरकास्टिंग. तो एक तरीका से कंज्यूमर को बोला भाई आपको 1,00,000 रुपया का हम एक बार पैकेज दे रहे हैं, आप सिर्फ जाइए, आपको अपने हिसाब से खरीदिए, एक्चुअल हम आपसे काउंटर में रखवा लेंगे और हम आपको इस एक्टिविटी के लिए 1,000 रुपया देंगे. तो कस्टमर बोले यार कि अपने को क्या यार, 1,00,000 रुपया दे रहा, जाएंगे मस्ती से खरीदेंगे और करने का पूरा 1,000 रुपया मिल रहा है. बैरोमीटर का नाम तो हमने सुना ही है. ठीक है. तो बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग. The various methods suggested till now are related with the product concerned. These methods are based on past experience and try to project the past into the future. अभी तक तो यही हमने किया है, बिल्कुल. Such projection is not effective where there are economic ups and downs. ये भी हमने बात कर लिया है कि कहीं अप एंड डाउन होगा तो वहाँ काम नहीं करेगा. As mentioned above, the projection of trend cannot indicate the turning point from slump to recovery or from boom to recession. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्निंग पॉइंट को कभी भी कोई बता नहीं सकता बेस्ड ऑन द पास्ट एंड ऑल, क्योंकि ट्रेंड एक स्ट्रेट लाइन में होता है. साइक्लिकल मूवमेंट नहीं बता सकते हम लोग. Therefore, in order to find out these turning points, it is necessary to find out the general behavior of the economy. क्या बात है, हर आदमी अपना अपना बिजनेस का डिमांड को फोरकास्ट करने में लगा हुआ है, बट अगर इकोनॉमी ओवरऑल ही पूरा डाउन है तो इकोनॉमी उठेगा तो भी अपने आप मेरा डिमांड भी उठ जाएगा. तो आइए पता करते हैं जनरल बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब एक लार्ज स्टडी करते हैं इकोनॉमी का.
लार्ज स्टडी इकोनॉमी का करने का तो चलो स्टील मार्केट भी देख लो, हाउसिंग मार्केट भी देख लो, कंज्यूमर मार्केट भी देख लो, प्रोड्यूसर गुड्स मार्केट भी देख लो, कैपिटल गुड्स भी देख लो, मनी मार्केट भी देख लो, स्टॉक मार्केट भी देख लो, हर तरीके से हम लोग फ्यूल प्राइसेस भी देख लो, तो हर तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। जस्ट एज मीटेरोलॉजिस्ट यूज द बैरोमीटर टू फोरकास्ट वेदर, द इकोनॉमिस्ट यूज द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये हम कर चुके हैं, ये बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग जो है, ये जो हमने बिजनेस साइकिल में किया है दोस्त, ठीक है, ये एग्जैक्टली वही है। टू फोरकास्ट ट्रेंड्स इन द बिजनेस एक्टिविटीज, दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज टू फोरकास्ट डिमांड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। द हैवी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस confirm the fact that heavy construction work was undertaken during the past with a lag of some time. The coincidental indicators, however, move up and down simultaneously with the level of economic activities. For example, rate of unemployment. तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट साथ साथ ही हो रहा है भाई, ठीक है। अगर प्रॉस्पेरिटी हो रहा है तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, डाउन स्लोप में आ रहा है तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा ओवरऑल इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, उसी से अपने को डिमांड का पता चलता है। तो दोस्त, इससे हमारा फोरकास्टिंग वाला एलिमेंट तो खत्म हो गया। अब आइए इस चैप्टर को एक बार अच्छा से देखते हैं स्टार्टिंग से। काफ़ी डिटेल में हमने स्टडी किया डिमांड को। सो डिमांड में हमने ये डिमांड फोरकास्टिंग कर लिया है, लॉ ऑफ डिमांड कर लिया, डिटर्मिनेंट्स कर लिया है, डिमांड शेड्यूल में डिमांड कर्व कर लिया है, इसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड डिमांड कर लिया है, ठीक है। इलास्टिसिटी हमने अभी तक नहीं किया है, जो करेंगे हम लोग, ठीक है। प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टाइजमेंट, इलास्टिसिटी और डिमांड करना बचा है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी हमने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कर लिया। इंडिफरेंस कर्व का थोड़ा सा लास्ट का कुछ बचा है। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देख लेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई। दीज आर वेरी इजी, क्योंकि हमने इधर का कर लिया, डिमांड कर लिया, तो सप्लाई एकदम आराम से हो जाएगा। इलास्टिसिटी को हमने एकदम लास्ट के लिए छोड़ रखा था, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम जगह पे यही हो रहा है कि इलास्टिसिटी को रगड़ के अच्छे से पढ़ा दो, और डिमांड फोरकास्टिंग ये सब स्टूडेंट तुम अपने आप पढ़ लेना। तो आप लोग कितना अपने आप पढ़ते हुए तो मुझे पता ही है। सो पता चल रहा है कि सिलेबस वास्ट है। सीए फाउंडेशन का सिलेबस प्लीज़ मार्केट से कंपेयर मत करना। मार्केट में छोटा पढ़ाई किया जा रहा है, कम पढ़ाई किया जा रहा है। ना मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ना मैं कम पढ़ा रहा हूँ। जितना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में उतना ही पढ़ा रहा हूँ, और जल्दी जल्दी पढ़ा दो, रीड कर दो, आपको समझ में नहीं आया तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि एफर्ट जो है, अच्छा खासा एफर्ट चाहिए सीए फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए। सो प्लीज़ एफर्ट से डरिए मत, क्योंकि सिलेबस ईजी है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। सिलेबस इजी है, बट मेहनत ज़्यादा है, तो टाइम का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो एक ही बार अच्छा से इन्वेस्टमेंट दे दो, फेल होने के बाद वापस से पढ़ने से अच्छा एक बार अच्छे से पढ़ लो। तो ये अपना सिंपल सा पॉलिसी है। तो दोस्त, आज हम लोगों को करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द वर्ड इज इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ये समझिए कि कंपैरिजन है, अलग अलग फैक्टर से मतलब कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली। कि अगर मैं कोई सामान को 500 रुपया में बेच रहा हूँ, तो मैं 100 पीसेस बेच पा रहा हूँ, और अगर मैं इस प्राइस को 500 के जगह 400 रुपया कर दूं, तो मैं 150 पीस बेच पा रहा हूँ। भाई कमाल हो गया है। जैसे 100 रुपया कम करना है मेरे को, मेरे तो 50 पीस और बिक जाने। मेरा कॉस्ट प्राइस है 300 रुपया, मेरा सेलिंग प्राइस है 500 रुपया, और मैं मंथली सेल कर रहा हूँ दोस्त 100 पीस का। तो 100 पीस इंटू 200 रुपया, भैया अपने 20,000 रुपया शांति से कमा रहे हैं। ये 100 पीस मतलब क्या होता है दोस्त? प्रोडक्ट डिमांडेड।
आपने ये स्टडी किए हैं कि जैसे जैसे हम प्राइस गिराते हैं वैसे वैसे मेरा डिमांड बढ़ता है। यही तो अभी तक स्टडी किया हम लोग। हाँ जी सर, किए हैं। अब आप एक चीज सोचो कि भाई साहब ने प्राइस गिरा दिया, 450 रुपया कर दिया, और 450 रुपया करने के बाद जहां कल तक वो 100 पीस बेच रहे थे, वो 101 पीस बेच रहे हैं। बढ़ा जरूर है, बट एक ही पीस का बेनिफिट हुआ इनको। तो ये देखेंगे यार कि 101 पीस कल तक 200 रुपया का मार्जिन में काम कर रहे थे, अब 150 रुपया का मार्जिन में काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के यार घर पे जो पैसे आ रहे थे, ये 150 इंटू 101, तो ये आएगा 15,150 रुपये का। तो यार कल तक तो यार मैं 500 रुपया में बेच रहा था, 100 पीस बेच ले रहा था और 20,000 कमा रहा था। तो ये प्राइस गिराने से मेरे को तो यार कुछ बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ। उसने 400 रुपया कर दिया, और समझ लो 400 रुपया करते के साथ उसका मंथली सेल्स 150 पीस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये 150 पीस इंटू 100 रुपया का मार्जिन, तो ये वापस 15,000 में आ गया। तो ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, बोला यार करूं तो क्या करूं मैं। अगर मैं 500 रुपया का बेच रहा था, भले ही मैं 100 पीस बेच रहा था, बट मेरा प्रॉफिट था 20,000 का। 400 रुपया कर दिया, चलो ठीक है, 100 के जगह 150 पीस बेच रहा हूं, बट मुनाफा आ रहा 15,000 का। अब एक बात बताओ, कौन से सिचुएशन पे ये 500 से 400 कौन से सिचुएशन पे करेगा? कॉमन सेंस लगा के बताइए। अगर आप व्यापारी हो तो 500 का चीज 400 रुपया में कब करोगे? जब आपके पास एक्सेसिव स्टॉक हो, और एक्सेसिव स्टॉक के साथ आपको एक साइमल्टेनियसली खतरा हो, एक डेंजर पॉइंट हो कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये ऑब्सोलीट होने का चांसेस है। आज अगर मैं 500 का 400 करता हूं तो हो सकता है भाई माल बिक जाए, 2 या 3 महीने बाद कोई नया प्रोडक्ट अगर आ गया तो मेरा ये प्रोडक्ट 300 रुपया में भी अगर मैं बेचने का कोशिश करूं, और मेरे पास 1000 पीस का स्टॉक है, 1000 पीस है, तो 300 रुपया में भी शायद ये 0 पीस ही बिके। 300 रुपया जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उसमें भी 2 महीने बाद ये शायद नहीं बिके। बेटर डिजाइन, बेटर प्रोडक्ट आने का चांसेस है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो 300 पीस इंटू 1000 पीस अगर मेरे पास मेरे गोडाउन में रह जाए तो भैया सीधा सीधी 3 लाख रुपया का लॉस हो जाएगा। तो आज के दिन में डिमांड ने हमें यह सिखाया, डिमांड एंड प्राइस रिलेशन ने यह सिखाया भैया प्राइस कम कर ले और माल बेच ले। अब जैसे इसने 350 रुपया किया, इसका डिमांड जबरदस्त आ गया भैया, 500 पीस आ गया इसका एक महीने में। तो 50 रुपया का प्रॉफिट इंटू 500, तो चलो भैया 25,000 का प्रॉफिट हुआ। और ये नेक्स्ट महीने में और 350 रुपया करके फिर 500 पीस बेच दिया, तो 50 इंटू 500, 25,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इसके पास स्टॉक है 0, राइट। इससे ये तो उसको समझ में आने लग गया कि भैया प्राइस कम करने से मेरा डिमांड बढ़ रहा है। अब यही इमेजिन करो, ये सॉल्ट का बिजनेस कर रहा था, सॉल्ट का। अब सॉल्ट में अगर इसने प्राइस कम भी कर दिया, यहां तो चलो इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, अब यहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, सॉल्ट आइटम है, सॉल्ट। अब दोस्त अगर सॉल्ट में अगर प्राइस जो है कल तक अगर समझ लो 20 रुपया किलो था, या चलो फॉर एग्जांपल 200 रुपया किलो था, अब इस सॉल्ट का दाम अगर वो 200 से अगर 100 रुपया भी कर दे तो प्राइस आधा हो जाएगा।
तो अपने सोचते हैं ना कि भाई डिमांड तो बढ़ना चाहिए क्योंकि नमक का दाम तो कम हो गया। अब एक बात बताओ, नमक का दाम अगर कम हो जाए, अब ज्यादा नमक लेकर आओगे तो भैया बताइए आप, हेलो, अब बताइए, आप अपने घर पे ज्यादा नमक ले आए, ठीक है, नमक सस्ता हो गया, आप घर पे ज्यादा नमक ले आए, तो घर पे कल क्या मम्मी को क्या बोलोगे कि मम्मी मम्मी अब दाल में 1 चम्मच नमक नहीं, अब से 2 चम्मच नमक डलेगा, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा नमक है। बोल भाई, बोलो, नमक ज्यादा डालोगे? नहीं डालेंगे हम। तो जब हमको नमक ज्यादा डालना ही नहीं है तो नमक का दाम अगर कम हो भी जाए तो क्या हम जाके लाइन लगा के नमक खरीदना चालू कर देंगे डबल प्राइस पे, सॉरी डबल क्वांटिटी पे? नहीं खरीदेंगे हम। तो अब इससे यह समझ में आ गया कि नमक एक ऐसा आइटम है कि नमक का प्राइस अगर बहुत ज्यादा गिर जाए 200 से, अब समझ लो 200 रुपया किलो और डिमांड तो समझ लो 100 किलो का, अब नमक का प्राइस 200 से अगर उसने 160 रुपया भी कर दिया तो हो सकता है 101 या 102 किलो, ठीक है भैया 160 नहीं, अब 100 रुपया कर देते हैं तो भी 104 या 105 किलो। ऐसा नहीं है कि नमक का दाम गिराने जा रहे हैं हम तो मेरा डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या सिचुएशन हुआ, ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया। हमेशा सर दाम गिराते क्यों, कभी दाम बढ़ा के भी देखिए, ठीक है, अभी बढ़ा देते हैं। अब समझ लो घर पे है मेडिसिन, अब आपको एक इंजेक्शन लगाना जरूरी है। ये इंजेक्शन आपका प्राइस आ रहा है 500 रुपये का और आपको मंथली, मेरे दोस्त, डॉक्टर ने कहा 1 इंजेक्शन लगाओ। कितना इंजेक्शन? 1 इंजेक्शन लगाना आपको। गवर्नमेंट ने पता किया कि भाई ये इंजेक्शन का दाम बहुत महंगा है, गलत काम हो रहा है, और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा पॉलिसी लगाया कि अब ये इंजेक्शन सस्ता हो गया तो प्राइस गिर गया इंजेक्शन का। तो अब आप, क्योंकि प्राइस आधा हो गया है, अब आप जिद कर रहे हो कि नहीं नहीं अब तो भैया 500 रुपया में कल तक 1 इंजेक्शन लगता था, अब 250 रुपया का इंजेक्शन है, तो अब तो भैया 2 इंजेक्शन लगाओ मेरे। क्या आप ऐसा बोलोगे 2 इंजेक्शन लगाओ? नहीं भैया, आप तो बोलोगे 1 ही इंजेक्शन लगाओ। इसका मतलब मंथली डिमांड जो है आपका 2 नहीं होगा, डिमांड फॉर इंजेक्शन विल रिमेन द सेम। या चलो भैया कुछ ऐसा हो जाए कि इंजेक्शन का दाम 500 से हो गया 1000 रुपया, अब आप बोलोगे भैया दाम डबल हो गया तो भैया हाफ इंजेक्शन लगाओ इस महीने और हाफ इंजेक्शन लगाओ अगले महीने। क्या आप ऐसा बोलोगे? नहीं, आप बोलोगे भैया जो भी है प्राइस बढ़े घटे, डॉक्टर ने कहा 1 इंजेक्शन लगाना है हर महीना तो लगाना है। तो मंथली डिमांड देखो, प्राइस के ऊपर नीचे होने के बावजूद भी डिमांड फॉर इंजेक्शन इज नॉट चेंजिंग, इट इज रिमेनिंग 1। तो इसका मतलब यह है कि ये प्राइस कितना ही कुछ भी कर ले, इसका डिमांड, क्वांटिटी डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्त ये सब असेसमेंट ही करना है, ये सब असेसमेंट को हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो आज मैंने एक हल्का सा भूमिका बना दिया है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्त, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।